नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रोनॉमी के बारे में। एग्रोनॉमी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सीरीज का पहला लेक्चर है। इसका नाम होने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें आप लोगों को हर सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े से चीजें, जो फंडामेंटल जो चीजें हैं, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करते समय पढ़ते हो, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके फंडामेंटल जो है वो क्लियर कराया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वीडियो को पहली बार देखने आ रहे हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर रोज वीडियो देखने को मिलेगी शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे ये मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, शाम को 4 बजे इस सीरीज की आपको एक वीडियो रोज मिलने लगेगी। इसको अगर हम बात करें तो इसको मैंने कई, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि सर जी हमको हिंदी में इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो मैंने इस लेक्चर से स्टार्ट करा है एक नया एक्सपेरिमेंट टाइप का, समझ सकते हो कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल टाइप में मैंने पीपीटी भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। हिंदी में तो मैं पहले समझाता ही था, लेकिन अब मैंने एक और प्रयास कर रखा है कि अब मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी अच्छे तरीके से पढ़ पाए। आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोग ये पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आप लोग को ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और दूसरों के, अपने दोस्त जो हैं उनको भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, केवल टाइम पास नहीं होगा। यहाँ पर केवल और केवल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, कोई टाइम पास वाली चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। रोज शाम को आपको 4 बजे यहाँ पर एक वीडियो देखने को जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने अपना एक बहुत ही अच्छा एक अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स लॉन्च कर रखा है। इस कोर्स की खासियत क्या है कि इस कोर्स में आपने बीएससी एग्रीकल्चर करते समय जितने भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, बीएससी एग्रीकल्चर करते समय आप लोगों ने इतने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी। चाहे कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, चाहे फिर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम हो, किसी भी तरीके का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, अगर उसमें एग्रीकल्चर आ रहा है तो आपको ये कोर्स जरूर परचेज करना चाहिए। इसको परचेज करके आपको हर वीडियो का लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो भी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, जो कि बाइलिंगुअल होगा। आप अच्छे से इसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हो कि क्या क्या है, और एक अपनी जो तैयारी है उसको एक ऑर्गेनाइज वे में अच्छे से तैयार कर सकते हो। पूरा 1 साल का ये मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मैंने इसको लॉन्च कर रखा है। मात्र 1,000 रुपए में आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरा जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो कोर्स है इसको खरीद सकते हो। मेरी गारंटी है कि इसको खरीद लेने के बाद, इसको अच्छे से पढ़ लेने के बाद, आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है। कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, बेसिक, ज्यादातर इसमें जो वैकेंसीज आती हैं, जो जॉब की वैकेंसी आती है, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको बनाया है। मैंने अपने जो टीचिंग का मेरा पूरा करियर है, लगभग 10 साल से मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास जो उसका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उसी के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए ये कोर्स बना रखा है। तो इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोर्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप चाहे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, और फिर चाहे आप व्हाट्सएप का मैसेज करके भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर में आज एग्रोनॉमी पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई, तो ध्यान से समझना, क्योंकि एग्रीकल्चर करता कौन है? एग्रीकल्चर मानव करता है। तो जब मानव आया, मानव के आने के बाद ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। इससे पहले तो खेती होती नहीं थी। इससे पहले जितने भी हमारी फसलें हैं, ऐसा नहीं है कि ये फसलें थी नहीं, जैसे गेहूं है, धान है, ज्वार बाजरा मक्का, ऐसा नहीं है कि ये नहीं थी पहले। जब इस धरती पर आदमी आया, जब आदमी का प्रादुर्भाव हुआ, तो आदमी के आने से हजारों साल, लाखों साल पहले यहाँ पर वनस्पतियों और कीट पतंगों का आगमन हो चुका था। इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे ये जो वाइल्ड टाइप की, जो जंगली टाइप की जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप नहीं कह सकते उसको, मतलब पेड़ पौधे के रूप में ये ग्रो होती थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि धान गेहूं ज्वार बाजरा गन्ना, ये सभी चीजें जब आदमी आए तो उसके बाद से स्टार्ट हुआ इनको ग्रो करना।
ये पहले नेचर में खुद ब खुद ग्रो होती थी। जैसे अभी भी हम लोग जंगल में, जहाँ पर आदमी का कोई आवागमन नहीं है, वहां पर हम देखते हैं कि जंगल में बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप ग्रो होती रहती। उसी तरीके से फसलें भी ग्रो होती थी। मैं उसको फसल तो नहीं कह सकता, एक तरीके से समझो वो फसल नहीं थे, एक तरीके से वनस्पति थी जो ग्रो होती रहती थी। फिर बाद में जब आदमी आया, तो आदमी की आज उत्पत्ति के बारे में बात करें तो आदमी जो धरती पर लगभग आज से लगभग 15 लाख साल पहले आया था, और इसका नाम था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जिसको जावा मानव कहा जाता था। तो इसमें इरेक्टस जो था, इरेक्टस का सीधा सीधा मतलब था जो कि सीधा होके चल सकता था, जो सीधा खड़ा हो सकता था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये होमो इरेक्टस है। इससे पहले जितने भी जीव धरती पे हुआ करते थे, ये सब के सब अ, कैसे चलते थे? इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती थी, ये जो मेरुदंड होता था, इनका ऐसे होता था, धरती के समानांतर हुआ करता था। पहला एक मानव ऐसा आया जो बिल्कुल लंबवत चलता था, मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी लंबवत हुआ करती थी। तो ये इस तरीके का एक मानव की जो पूर्वज थे उनका प्रादुर्भाव हुआ। नाम था इनका होमो इरेक्टस। इनको पहले होमो इरेक्टस कहा गया, जिनको हम जावा मैन मैन भी कहते हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे जब इनके अंदर विकास होता गया, तो विकास होते होते फिर आज का होमो सेपियंस बना, जिसको हम आधुनिक मानव बोलते हैं। होमो सेपियंस जो शब्द है, इसमें जो सेपियंस होता है, सेपियंस का मतलब होता है लर्निंग हैबिट। ध्यान से समझना, हमारे जानकारी में जितने भी जानवर हैं, चाहे हाथी है, चाहे घोड़ा है, या कोई भी जानवर, बैल है, भेड़ है, बकरी है, या कोई चिड़िया है, या कोई भी जैसे डॉल्फिन है, तो ये सभी जो जानवर हैं, इनके जानवर हैं या कोई जीव है, इनके अंदर जो सीखने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। जैसे एक तोता है, वो अपने जीवन में गिने चुने कुछ 10-20 लाइन ही समझ सकता है, मेमोराइज कर सकता है, सीख सकता है कुछ नया चीज। इसी तरीके से गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो है, जैसे बैल है, तत तत नौ हौवा चल आई, ऐसे कुछ भाषाएं जो किसान जुताई करते समय बोलता है, केवल उन्हीं चीजों को वो समझ सकते हैं। तो इनके जो जानवर हुआ करते थे, इनकी जो लर्निंग हैबिट थी वो बहुत कम होती थी। तो धरती पर एक पहला जीव आया, होमो सेपियंस, जिसकी लर्निंग हैबिट ज्यादा थी। ये कुछ चीजों को देख के समझ लेता था, कुछ चीजों को करके समझ लेता था, और कुछ अपने दिमाग से बना के समझ लेता था। मतलब वो करता नहीं था, बैठे बैठे सोच के समझ लेता था, कि सोच के जान लेता था कि ये चीज हो पाएगी कि नहीं। तो इसीलिए उसको कहा गया होमो सेपियंस। तो आज का जो मॉडर्न मानव है, जो कि हम लोग काले, भूरे, सफेद, गोरिल्ले तरीके के जितने भी पाए जाते हैं, मोटे नाटे, हर तरीके के मानव, ये सभी का जो प्रादुर्भाव हुआ, ये धरती पर आज से लगभग 35,000 साल पहले आए थे। बोले तो सीधा सीधा ऐसा है कि पुराने जो मानव हुआ करते थे वो आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले आए थे। यानी कि लगभग 15 लाख साल पहले आए थे। नाम था उनका जावा मानव। फिर जावा मानव, पेकिंग मानव, नियंडरथल मानव, फिर इसके साथ साथ फिर आगे अपना जैसे जैसे इनके अंदर विकास होता गया, वृद्धि और विकास होता गया, तो इवोल्यूशन आता गया। तो आगे चलकर फिर ये होमो सेपियंस बने। तो आज का जो हम मानव देखते हैं, वो लगभग आज से लगभग 35 साल पुराना मानव है। जो हम लोग जो हैं, हमारी जो संतति है, वो आज से लगभग 35 साल पुरानी ही, 35,000 साल ही पुरानी है। इसके बाद जब देखो आदमी रहना शुरू कर दिया, जो हमारा मॉडर्न मानव आया, ये रहना शुरू किया। तो ये पहले क्या करता था? ये जानवर को मारता था और खाता था। जानवरों को पहले क्या करता था? जानवरों को मारता था और कच्चा ही खाता था। फिर बाद में जब आगे की खोज हुई, तो उसने पका के खाना शुरू कर दिया, जिससे जो उनको मांस जो खाते थे वो थोड़ा सा ज्यादा स्वादिष्ट हो गया, और पचने में थोड़ा सा सुपाच्य हो गया। नहीं तो जो बुढ़े हुआ करते थे, जो बुढ़े आदिमानव होते थे, वो खा नहीं पाते थे, क्योंकि जो मांस होता है उसको बहुत चबाना पड़ता है, कच्चे मांस को। तो धीरे धीरे जब वो लोग आगे की खोज किए, तो पकाना शुरू किए। जानवरों का शिकार करने के लिए पहले वो क्या करते थे? जानवरों का शिकार करने के लिए पहले वो पत्थरों का प्रयोग करते थे। पत्थरों से जानवरों को मारते थे, और उसी से औजार बनाते थे पत्थरों के, और उन्हीं से फिर शिकार करते थे और शिकार करके खाते थे। फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये लर्निंग हैबिट इनकी थी, तो ये धीरे धीरे सीखते गए। तो शुरुआत में बिगिनिंग में क्या हुआ? अर्ली ह्यूमन लाइफ वाइल्ड लाइफ हुआ करती थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8,700 से लेके 7,700 बिफोर क्राइस्ट। यानी लगभग आज से लगभग ऐसे समझो कि 10,000 साल के आसपास की पहले की बात हो रही है। उस समय पर आदमी जंगली रूप में रहता था, और फिर बाद में उसने कुत्ता पालना शुरू किया। ठीक। सबसे पहले जानवर कौन सा पाला गया था?
सबसे पहले कुत्ता पाला। कुत्ता उसने पाला क्यों? क्योंकि जब वो जानवरों का शिकार करने जाता था, तो जानवरों का शिकार करने में कुत्ते का बहुत अहम योगदान होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग यूपी से होंगे तो हमारे यहाँ जहाँ पर गन्ने की खेती जहाँ ज्यादा होती है, वहां पर जंगली सुअर का प्रकोप ज्यादा हो। तो कभी भी अगर जंगली सुअर पकड़ने वाले लोग आते हैं, तो वो अपने साथ कुत्ता लेके आते हैं। वो शिकारी टाइप के कुत्ते होते हैं। वो सुअर को पकड़ने में, जो जंगली सुअर होता है उसको जाल में फंसाने में और पकड़ने में वो मदद करते हैं। तो पहली बार जब कुत्ता पाला गया था, तो कुत्ता इस वजह से नहीं पाला गया था कि इसको इससे हम खेती करेंगे या समथिंग कुछ, या पेट के रूप में, या ये मेरा बच्चा है, इस टाइप का ये नहीं हुआ था। इसको पाला गया था सबसे पहली बार शिकार करने के लिए, कि हम लोग जानवरों का शिकार करने में इसकी मदद लेंगे। ठीक। उसके बाद जब लोगों ने देखा, खेती खेती करते नहीं थे, जानवरों को मार के खाते थे। तो धीरे धीरे जब ये जानवरों को मार के खाने लगे, तो धीरे धीरे जानवरों की जनसंख्या घटती गई और इनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। तो जब इनकी जनसंख्या बढ़ती गई, तो फिर इन्होंने आगे क्या किया? फिर इन्होंने भेड़ और बकरियों को फिर पालना शुरू कर दिया। अब भेड़ बकरियां स्टार्टिंग में जब ये पालते थे, तो इसका सीधा सीधा ये क्या करते थे, इसका दूध और इसका मांस खाते थे। ठीक, कि हम पालेंगे, पाल के खाएंगे। जैसे पहले शिकार करते थे, तो शिकार करना इन्होंने बंद कर दिया, पाल के खाना शुरू कर दिया। मतलब जानवरों को पालते थे, उसके बाद फिर खाते थे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे, क्योंकि इनके अंदर सीखने की क्षमता थी, तो ये फिर मांस से फिर आगे हट के फिर जो वेजिटेबल्स है, उनको खाना इन्होंने स्टार्ट किया। जैसे फल है, कंदमूल फल है, इन सब चीजों को फिर खाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जब देखते गए कि जानवरों की जनसंख्या भी घट रही है, और इसके साथ साथ जो कंदमूल है ये भी कई सीजनल होते हैं, हर सीजन में हर तरीके का फूड मिलता नहीं है, तो फिर धीरे धीरे इन्होंने उसकी खेती करनी स्टार्ट करी। तो स्टार्टिंग में जो खेती शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी लगभग 7500 ईसा पूर्व में। यानी कि आज में लगभग 2000 साल और जोड़ दो, तो 7 और 2 9500 साल के आसपास। यानी कि जो ईसा मसीह थे, उनके जन्म से लगभग 7500 साल पहले कृषि का जन्म हुआ। कृषि का जन्म हुआ कैसे था? जब ये जो वनस्पतियां होती थी, जो कंदमूल फल होते थे, जब इनको खाते थे, इसके साथ साथ जो और हमारे एग्रोनॉमिकल जो क्रॉप्स हैं, ये जंगल में जो अपने आप ग्रो हो जाती थी, इनको ये लोग खाते थे। फिर बार बार जब खाओगे और अनियंत्रित रूप से खाते जाओगे, तो उसको आपको कल्टीवेट खुद करना पड़ेगा। आपने महसूस करा होगा, जैसे मान लो एक तालाब है, उस तालाब में नेचुरली कुछ मछलियां प्राकृतिक तौर पर वहां पाई जा रही। आप कुछ मछली खाओगे तो वहां पर बराबर उनका प्रजनन होता रहता है और वहां पर जनसंख्या बढ़ी रहेगी, मछलियां तालाब में हमेशा रहेंगी। लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा कर दिया, ज्यादा खाने लगे, आप मछली मारने लगे, उसे तालाब से निकालने लगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि तालाब के अंदर मछलियां कम हो जाएंगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मछली पालन करना पड़ेगा, मछलियों को संरक्षित करना पड़ेगा, उनकी प्रजनन को बढ़ाना पड़ेगा, उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जनसंख्या को बढ़ा पाए, जिससे कि आपको मछलियां मिल पाए। तो जब आदमी ने ज्यादा वनस्पतियों को खाना स्टार्ट किया, वनस्पति मतलब कंदमूल फल और ग्रेमिनी जो हमारी क्रॉप्स हैं, अनाज वाली फसलें, दाल वाली फसलें, जब इनको उन्होंने खाना शुरू किया, तो पहले जंगली जो उग जाती थी उन्हीं को तोड़ लाते थे, निकाल के साफ करके उसको खाते थे पका के। फिर धीरे धीरे, क्योंकि अब बार बार खाओगे तो खत्म होगी, तो जैसे इन्होंने जानवर पालना शुरू किया था, जब जानवर की जनसंख्या कम हुई थी, तो उसी तरीके से फिर इन्होंने खेती करना भी शुरू किया। तो स्टार्टिंग में ये जो खेती करते थे, तो इनका सीधा सीधा मतलब होता था कि कहीं भी जमीन देख लो और उसी जमीन में थोड़ा सा लोहे की खोज हो गई थी, क्योंकि उस समय जब खेती स्टार्ट हुई थी तो उसके आसपास में लोहे की खोज हो चुकी थी। तो लोहे की खोज हो जाने के बाद ये क्या करते थे, खेती क्या करते थे, खेत को थोड़ा सा, मिट्टी जो होती थी, मिट्टी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते थे, थोड़ा सा निकाई थोड़ा गुड़ाई करते थे उसको। और इसके बाद फिर क्या करते थे कि जो जंगली सीड हुआ करते थे, उसको लाके वो छिटक देते थे कि हाँ ये खाने वाला सीड है, तो इसको छिटक देंगे तो ये फिर बाद में जर्मिनेट हो जाए। और इसके लिए फिर नेचुरल जो बरसात होती थी, उसी बरसात से फिर वो ग्रो होता था। फिर धीरे धीरे आदमी क्या होते गए, धीरे धीरे ये ग्रुप में बसते गए, झुंड में रहते गए, क्योंकि एक तो जानवरों का खतरा होता था, जंगली जानवरों का, ऊपर से जब इनको शिकार करना होता था, तो शिकार करने के लिए भी कई लोग चाहिए। एक आदमी अकेले शिकार नहीं कर सकता, ढेर सारे झुंड में लोग होते हैं तब एक जानवर को मार पाते हैं।
तो ये एक साथ रहना शुरू किए। फिर जैसे हड़प्पा की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो वहाँ के जो लोग थे वो नदियों के किनारे बसना शुरू किए। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे जब लोग बसेंगे तो वहां पर इनको पानी मिलेगा। पानी जो मिलेगा तो ये तो अपने लिए नहाने धोने के लिए, पीने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। इसके साथ साथ खेती करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। हमारे पास पानी और मिट्टी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं अगर हमको खेती करनी है। अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हम खेती नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो मानव की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हुआ करती थी वो सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपती थी। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ये खेती करना स्टार्ट किए तो इन्होंने फिर खेती करने के तरीकों को भी समझना स्टार्ट किया कि क्या क्या करने से कैसे कैसे काम होता है। तो जब इन्होंने एक साइंटिफिक पर्पस से खेती करना स्टार्ट किया तो उसी को कहा गया एग्रीकल्चर। ठीक। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि आदमी आया, जानवर को मार के खाया, फिर जानवरों को पाला, फिर जानवरों को मार के खाया जो पाला हुआ था। उसके बाद ये कंदमूल फल खाना स्टार्ट किया, फिर उनको भी कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। और जब इनको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, इनके बारे में थोड़ा समझना स्टार्ट किया कि किस सीजन में कौन सी फसल ग्रो होती है, कौन सी फसल का कौन सा भाग हम खाते हैं। धीरे धीरे क्योंकि लर्निंग हैबिट थी इनकी, तो ये सीखते गए सीखते गए सीखते गए, सीखते सीखते तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया उसको कह दिया गया एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कृषि। तो एग्रीकल्चर जो शब्द है, ये बेसिकली जो एग्रीकल्चर वर्ड है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। कोई भी अगर कल्चर लगा है, कोई भी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, कोई भी कल्चर हो, अगर उसमें लास्ट में कल्चर लगा हुआ है तो जितने भी कल्चर होते हैं वो सब लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। तो जो एग्रीकल्चर है ये दो भाषा से मिलकर बना है। एक तो होता है एगर या फिर एग्रिक, और दूसरा होता है कल्ट्रा। तो एग्रिक जो शब्द है, एग्रिक शब्द का सीधा सीधा मतलब होता है सॉइल, और कल्ट्रा का मतलब होता है कल्टीवेशन। यानी कि मिट्टी और उसके साथ साथ कल्टीवेशन, बोले तो जुताई, खेत की जुताई करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मिट्टी हमको चाहिए, उसके उसको क्या करते थे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते थे, यानी कि थोड़ी सी जुताई करते थे, और जुताई करके उसमें पानी डाल के सीड डाल देते थे और ग्रो हो जाती थी। ना कोई फर्टिलाइजर डालना है, ना कुछ और करना है, कोई और प्रक्रिया नहीं करनी है। बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल उतना ही करके अनाज उत्पादन करते थे। इसीलिए बात किया जाता है, देयरफॉर एग्रीकल्चर इज बोथ एज आर्ट एंड साइंस दैट इन्वॉल्व ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर जो शब्द है, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आर्ट भी है और थोड़ा सा साइंस भी है। साइंस क्या है? क्योंकि इसमें जो साइंटिफिक चीजें हैं, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, उनका उपयोग किया जाता है जिससे हम कम से कम अपने रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रोडक्शन ले पाए। ठीक। जैसे साइंटिफिक स्टडी का सीधा सीधा ऐसे समझो, साइंस का ऐसे इस्तेमाल होता है। जैसे हम ब्रीडिंग करते हैं, तो ब्रीडिंग करेंगे, कैसे कर पाएंगे? जब तक हम साइंस नहीं जानेंगे, जब तक हम जेनेटिक्स नहीं जानेंगे, तब तक हम ब्रीडिंग नहीं कर सकते, अच्छी वैरायटी डेवलप नहीं कर सकते। जब तक हम केमिस्ट्री नहीं जानेंगे, जो कि एक साइंस है, तब तक हम फर्टिलाइजर डेवलप नहीं कर सकते। जब तक हम साइंस नहीं जानेंगे तब तक हम पौधे के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं इनको नहीं समझ पाएंगे। तो ये सब चीजें समझने के लिए साइंस की जरूरत होती है। और खेती करना अपने आप में एक कला है। ठीक। मतलब हमारे पास जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स उपलब्ध हैं, उनको कितने अच्छे तरीके से हम यूज कर पाते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को जब हम अप्लाई करने लगते हैं, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल को अच्छे से अप्लाई करने में आर्ट का काम आता है, यानी कि कला का काम आता है। ध्यान से समझना। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर किसका उपज है? ट्रैक्टर साइंस और टेक्नोलॉजी का उपज है। अब ट्रैक्टर साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बन गया, लेकिन अगर उसको चलाने की आपके पास कला नहीं है, कला समझ लो, मतलब उसको चलाने की आपके पास उसका हुनर नहीं है, तो आप उससे जुताई ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर है उसमें आपको साइंस और आर्ट, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, आर्ट साइंस और टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजों का बराबर इसमें मेल जोल होता है। तो उसी से बनता है हमारा एग्रीकल्चर। आप लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर करते समय पढ़ा होगा, या अगर आप कर रहे होंगे तो आप पढ़ेंगे। इसमें आप थोड़ा सा इंजीनियरिंग भी पढ़ते हो, जो कि पूरा टेक्नोलॉजी होता है। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी होता है, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज का उपयोग होता है, उसको आप पढ़ोगे। इसके साथ साथ जो जेनेटिक्स, इसके साथ साथ जो प्योर साइंस होता है, जैसे फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्योर साइंस है। कुछ इसमें आप आर्ट भी पढ़ोगे।
तो एग्रीकल्चर में तीनों चीजों का समावेश होता है, इसीलिए एग्रीकल्चर के लड़के थोड़ा थोड़ा हर चीज को पढ़ते हैं। 8 सेमेस्टर में लगभग 64 सब्जेक्ट ये लोग पढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बर्थ ऑफ एग्रोनॉमी। अब जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में ढेर सारे ब्रांचेस हैं। जैसे एग्रीकल्चर में आपका एग्रोनॉमी है, हार्टिकल्चर है, फिर हार्टिकल्चर में ढेर सारे ब्रांचेस हैं, एंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फ्लोरिकल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस हैं। आगे कभी मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा इस चीजों के बारे में। तो एग्रीकल्चर में जो सबसे मेन ब्रांच है वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के बारे में बात करें तो द डिस्कवरी ऑफ एंड यूज ऑफ आयरन revolutionized agriculture. However, it was later recognized that poor field management was causing soil productivity to decrease. ध्यान से समझना, एग्रोनॉमी सीधे सीधे बर्थ इसका कहाँ से हो रहा है? तो एग्रोनॉमी का बर्थ ऐसे हो रहा है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि खेती लोग करते थे, तो मिट्टी की जुताई किए, उसमें पानी डाल दिए और उसके साथ साथ उसमें सीड डाल दिए तो पौधा उग गया, उसको हार्वेस्ट कर लिया, काम खत्म। लोहे की खोज हो गई, फिर लोग और अच्छे से टिलेज करना स्टार्ट किए। अब जब टिलेज की संख्या बढ़ाएंगे तो जब प्रॉपर सीड बेड बन जाती है तो हमारा जो जर्मिनेशन होता है वो अच्छा होता है। तो अगर जर्मिनेशन हमारा अच्छा हुआ तो हमको एक अच्छे फसल मिलने की संभावना बढ़ जाती। तो अब क्योंकि हमारी हार्वेस्टिंग हमारा जो टिलेज है वो अच्छे से होने लगा, तो न्यूट्रिएंट की जो मात्रा थी मिट्टी के अंदर, वो साल दर साल जब हम एक ही खेत में बार बार खेती करते गए, साल दर साल अलग अलग फसल लगाते गए, तो धीरे धीरे जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता थी, मिट्टी के अंदर के जो न्यूट्रिएंट थे, उनका धीरे धीरे ह्रास होने लगा, धीरे धीरे वो कम होने लगे। और जब मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो कम होने लगे, तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया एग्रोनॉमी का, कि हम किस तरीके से मिट्टी को बिना खराब किए हुए, मिट्टी के अंदर के जो न्यूट्रिएंट है उनको कम से कम लॉस किए हुए, जो मिट्टी की प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे, उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल बनी रहे, और हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ले पाए। जब हमारे दिमाग में ये भी आने लगा कि मिट्टी को बर्बाद नहीं करना है और साथ में खेती भी करते रहना है, फसलों उगाना है, वहीं से फिर जन्म हुआ एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी जो शब्द है, एग्रोनॉमी हमारा ग्रीक भाषा का शब्द होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है एग्रोस, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है फील्ड, और दूसरा होता है नोमोस, जिसका मतलब होता है टू मैनेज। तो एग्रोनॉमी में फील्ड मैनेजमेंट हम समझते हैं। एग्रीकल्चर में खेत की जुताई होता है, यानी कि सॉइल कल्टीवेशन होता है, और इसमें फील्ड मैनेजमेंट होता है। नोमोस का मतलब क्या होता है? मैनेज करना। तो जब हमने खेत को मैनेज करना स्टार्ट किया कि प्रॉपर हम ऐसे टिलेज करेंगे, इस तरीके से खेत को मैनेज करेंगे जिससे जो हमारा खेत है उसकी उत्पादन क्षमता घटे ना, तो वहीं से प्रादुर्भाव हुआ हमारा एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी जो है वो ब्रांच है एग्रीकल्चरल साइंस की दैट डील्स विथ मैनेजिंग द फील्ड टू प्रोवाइड ए फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर क्रॉप टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी क्वांटिटी। ध्यान से समझना, जो एग्रोनॉमी है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एग्रोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरल साइंस का एक ब्रांच है। इसका सीधा सीधा यही मतलब होता है, एग्रोनॉमी का सीधा यही काम होता है कि हमारे पास जो फील्ड है उसको हम कितनी अच्छी तरीके से मैनेज करें जिससे कि क्रॉप को एक अच्छा फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाए, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़े, और हमारा जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है, क्वालिटी भी बढ़े और क्वांटिटी भी बढ़े, ये दोनों चीजें हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। इसमें हम सॉइल को मैनेज करने का काम करते हैं जिससे हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहे। अब जब हम एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो एग्रोनॉमी में दो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है हमारे पीटरो डे कैसेंजी, ठीक। ये एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी ओपस रूलालियम कामोधर्मा, इन्होंने एक बुक लिख के रखी थी। इसी वजह से इन्होंने क्या किया था कि जो उस समय एग्रीकल्चर किया जाता था, तो इन्होंने जो चीजें सीखी थी, ऐसा नहीं कि इन्होंने अपने पास रिसर्च किया, इन्होंने संग्रहित किया था। मतलब जो एग्रीकल्चर के थोड़े थोड़े साहित्य हुआ करते थे, मतलब कोई किसान के पास कुछ और अनुभव है, कोई किसान के पास और अनुभव है, किसी के पास और अनुभव है, तो इसी तरीके से उन्होंने ढेर सारे किसानों के जो अनुभव थे और कुछ जो अपने व्यक्तिगत अनुभव थे, उन सभी चीजों को एक में कंबाइन करके एक बुक लिखी थी। नाम था ओपस रूरालियम कामोधर्मा। तो इसी बुक को उन्होंने सबसे पहली बार कंपाइल किया था, एग्रीकल्चर की ये पहली बुक हुआ करती थी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एग्रोनॉमी इनको कहा जाता है।
दूसरे हमारे जो वैज्ञानिक थे या दूसरे जो पायोनियर थे एग्रोनॉमी में, उनका नाम था जेंथ्रो टुल। जेंथ्रो टुल ने एक बुक लिखी थी, हार्स होइंग हस्बेंड्री। इन्होंने क्या किया था, हार्स होइंग हस्बेंड्री बुक लिखी थी। और इसी हार्स होइंग हस्बेंड्री जो बुक थी, इसी बुक से प्रभावित होकर फिर आगे चलकर सीड ड्रिल बना, और हॉर्स डाउन जो कल्टीवेटर है वो बना। सीधे सीधे जो सीड ड्रिल होता है यानी कि बीज की बुआई का यंत्र बना, और जो घोड़े से चलने वाला कल्टीवेटर बना, जिससे घोड़े से और बैलों से जुताई हो सके। तो जेंथ्रो टुल ने इसको बनाया था। ठीक। वैसे जेंथ्रो टूल ने तो जो चीज बनाई थी वो थोड़ा सा नॉर्मल, थोड़ा सा अत्याधुनिक टाइप की थी। बाकी भारत में जो देसी हल है वो इससे काफी ज्यादा पहले लोग यूज करते थे, लेकिन ऐसा था नहीं, मतलब कि कोई कंपाइल करता या ऑर्गेनाइज वे में कोई था नहीं, तो इस वजह से हम इंडिया के जो लोग हैं वहां पर इनको पढ़ने को नहीं मिलता, कोई इंडियन इसमें नाम नहीं मिलेगा। तो जेंथ्रो जो टूल थे, जेंथ्रो टूल ने हार्स होइंग हस्बेंड्री नाम की बुक लिखी थी। और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनको फादर ऑफ जीरो टिलेज भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने टिलेज वाला काम जो था वो सबसे पहली बार हॉर्स ब्राउन यानी कि घोड़े से चलने वाला कल्टीवेटर का इस्तेमाल करा था। और इसी वजह से इनको फादर ऑफ टिलेज भी कहते हैं। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया था जीरो टिलेज का, तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ जीरो टिलेज भी कहा जाता था। और इन्होंने ही सबसे पहले खरपतवार के लिए वीड शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक। जो खरपतवार होता है उसके लिए इन्होंने सबसे पहले वीड का इस्तेमाल किया था। नहीं तो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि हमारा क्रॉप क्या है और वीड क्या है, मतलब आइडेंटिफाई तो करते ही थे लेकिन उसके लिए शब्द नहीं था। जैसे भारत के लोग खरपतवार कहते थे, उसी तरीके से इसको इन्होंने वीड कहा, फिर बाद में पूरी दुनिया ने ही इसको वीड कहना स्टार्ट कर दिया। तो ये दो चीजें हुई थी। इन्होंने क्या किया था, पेड्रो डी क्रेसेंजी ने किया था कि जो भी लिटरेचर उस समय एग्रोनॉमी से रिलेटेड थे उनको कंपाइल किया था, अपनी बुक थी ओपस रूरालियम कामोधर्मा। जेंथ्रोटूल ने अपनी बुक लिखी थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, यानी कि जो घोड़ा था, घोड़े से खेती कैसे करा जाए। और सीड ड्रिल का फिर इन्होंने इन्हीं के काम के आधार पर फिर सीड ड्रिल का आविष्कार हुआ था। सीड ड्रिल का आविष्कार जेंथ्रोटूल ने नहीं किया था। इनका जो काम था उसी काम के आधार पर, उसी काम को लोगों ने पढ़ के समझ के फिर उसी बेसिस पर इन्होंने सीड ड्रिल, आगे चलकर फिर लोगों ने सीड ड्रिल का आविष्कार किया, जिससे कि जो बीज की बुआई है वो भी एक वैज्ञानिक तरीके से होना स्टार्ट हुआ। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर इन ब्रिटिश इंडिया। भारत में एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग कैसे हुई थी? तो भारत में जो एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग हुई थी वो कुछ क्रॉप से हुई थी। जैसे भारत में शुगर केन है, कॉटन है, तंबाकू है, वीट है, राइस है, इन सभी क्रॉप की पहले खेती करनी स्टार्ट करी गई। उसमें सबसे पहले बारे में बात करें तो 27 अप्रैल 1871 को लॉर्ड मेयो द्वारा कृषि राजस्व और वाणिज्य एक संयुक्त विभाग बनाया गया। कौन कौन सा विभाग था? एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट बनाया गया था 1871 में, जिसमें एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और कॉमर्स, ये तीन डिपार्टमेंट एक ही साथ काम किया करते थे। तो सबसे पहली बार 27 अप्रैल 1871 में एग्रीकल्चर में जो चीजें हैं, एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए पहली बार एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया अंग्रेजों के नेतृत्व में। क्योंकि भारत पर उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो उन्होंने एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट बनाया, नाम था एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर का, जिसमें एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और कॉमर्स डिपार्टमेंट सब हुआ करता था। किन्होंने बनाया था? लॉर्ड मायो के टाइम पे ये बना। इसके बाद फिर 1880 में अकाल आयोग, फेमाइन कमीशन बना था 1880 में। फिर इसी फेमाइन कमीशन, क्योंकि भारत में उस समय बहुत ढेर सारे अकाल पड़ते थे, कई बार बरसात की वजह से अकाल पड़ जाता था, खेती नहीं हो पाती थी, कई बार सूखा पड़ जाता था तो खेती नहीं हो पाती थी, कई बार कोई रोग व्याधियां आ जाती थी, कई बार किसी कीट पतंग का या किसी कीड़े मकोड़े का ज्यादा प्रकोप पड़ जाता था, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो एकाएक घट जाता था। तो एकाएक प्रोडक्शन घट जाने की वजह से अकाल पड़ जाता था, खाने के लिए लोग तरस जाते थे और बहुत मृत्यु होने लगती थी। तो 1880 के आसपास में फेमाइन कमीशन बनाया गया, और फेमाइन कमीशन ने फिर पूरे भारत में एक ऐसे समझो सर्वे किया, और पूरे भारत को सर्वे करके फिर उन्होंने क्या किया, एक सिफारिश करी अंग्रेजों से, मतलब गवर्नमेंट से तब की। क्या कहा कि एक सेंट्रल डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का अलग से बनना चाहिए।
तो 1871 में तो बना था एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और कॉमर्स डिपार्टमेंट एक ही साथ में। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर अलग से बना, 1980 में सिफारिश किया गया, और सॉरी 1880 में, और फिर 1881 में जाकर एक अलग डिपार्टमेंट बना। ध्यान से समझना, मैंने आपको बिल्कुल या तो आदिमानव वाला बताया, यानी कि बहुत पुराना वाला 5-7 हजार साल पहले, और उसके बाद डायरेक्ट मैं आ गया अंग्रेजों के समय पर। तो ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं हुआ था, बीच में बहुत ढेर सारे काम हुए थे अंग्रेजों के आने से पहले बहुत ढेर सारे काम हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता है। बाकी कुछ चीजें हैं कि जैसे राइस की खेती कब स्टार्ट हुई, उसके बाद जौ की खेती कब स्टार्ट हुई, गेहूं की, गन्ने की खेती कब स्टार्ट हुई, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको एक टेबल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो उससे मैं आप लोगों को आगे उसको लेक्चर में कवर कर लूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। इसके बाद फिर भारत में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, नाम था उसका इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का तो था ही, तो कैसे काम करना है, एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा देना है, उसका काम चल रहा था। फिर बाद में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छा सा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया, जो कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में उस समय बना था, और इसकी स्थापना हुई थी, नाम था इसका इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एग्रीकल्चर में रिसर्च करता था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 में, और कहाँ पर हुई थी, पूसा बिहार में हुई थी। ये कब हुई थी, ये वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उस समय, भारत के जो वायसराय हुआ करते थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन के समय पर इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 में पूसा बिहार में स्टेब्लिश हुआ था। इसका काम था एग्रीकल्चर में रिसर्च करना। फिर 1934 में जो पूसा बिहार की जो मेन बिल्डिंग थी, वहां पर भूकंप आ गया, और भूकंप आ जाने की वजह से 1934 में वो जो बिल्डिंग थी, जो पूसा बिहार में 1905 में बनी थी, वो डैमेज हो गई। अब जब ये जो बिल्डिंग थी वहां पर जब डैमेज हो गई, तो इस बिल्डिंग को फिर क्या कर दिया गया, इस पूरे इंस्टीट्यूट को, क्योंकि बिल्डिंग डैमेज हो गई तो पूरे इंस्टीट्यूट को वहां से फिर ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ चला आया वो, ये 1936 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, पूसा रोड नई दिल्ली में आ गया। पहले पूसा बिहार में हुआ करता था, ध्यान से समझना, पहले पूसा बिहार में ये हुआ करता था, लेकिन जब 1934 में भूकंप आ गया, तो भूकंप आ जाने की वजह से इसको ट्रांसफर कर दिया गया, और कहाँ पहुंचा दिया गया, पूसा रोड नई दिल्ली में। ठीक, यानी कि नई दिल्ली में वहां पर इसको लगाया गया, स्टेब्लिश किया गया, जहां से बिहार के लिए एक सड़क जाया करती थी, उस समय की बात है। तो पूसा रोड नई दिल्ली में इसको 1936 में ट्रांसफर किया गया। तो यहाँ पर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1905 में। कहाँ पर हुई थी, पूसा बिहार में हुई थी। IARI का फुल फॉर्म क्या है, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चरल है, ध्यान से समझना नहीं लोग, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें एग्रीकल्चरल को एग्रीकल्चर कर देता है, तो बहुत लोग गलत करते हैं कि एग्रीकल्चर होगा कि एग्रीकल्चरल होगा। जब एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो वो एग्रीकल्चर कर देता है इसको, तो आप इसको ध्यान देना। फिर 1934 में भूकंप आ गया और मेन बिल्डिंग खराब हो गई, पूसा बिहार वाली। फिर 1936 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, पूसा रोड नई दिल्ली में चला आया। फिर बाद में जब भारत आजाद हुआ तो इंपीरियल जो शब्द था, इंपीरियल को हटाकर इंपीरियल को इंडियन से रिप्लेस कर दिया गया। तो जो पहले इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता था, वो फिर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फिर आगे चलकर बन गया। इसी को हम आज के समय में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहते हैं। ये भारत में कृषि के लिए जो रिसर्च होती है उसको करने का सबसे मेन बॉडी हुआ करता है, IARI। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट और बनाया था, उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1958 में IARI जो है, इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का तमगा दे दिया गया। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, UGC, इन्होंने इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। ध्यान से समझना, ये बेसिकली क्या हुआ करता था, एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग होता है और विश्वविद्यालय अलग होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में केवल रिसर्च होता है, यहाँ पर ढेर सारे ब्रीडर और साइंटिस्ट हुआ करते हैं, वो रिसर्च करते हैं। यहाँ पर किसी तरीके का एक्सटेंशन या फिर एजुकेशन का काम नहीं होता है। लेकिन जब इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा 1958 में, फिर यहाँ पर धीरे धीरे एक महाविद्यालय वाला काम शुरू हुआ। मतलब
रिसर्च के साथ साथ यहाँ पर अध्ययन अध्यापन और एक्सटेंशन का भी काम स्टार्ट हो गया। तो कब ये स्टार्ट हुआ था? 1958 में स्टार्ट हुआ। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में, वो है आईसीएआर। आईसीएआर, तो आईसीएआर का जो था, उसके लिए रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनाया गया था। और उन्होंने 1926 में, उस समय वायसराय हुआ करते थे लिनलिथ ग्रो। तो लिनलिथ ग्रो जो हुआ करते थे, इन्होंने एक कमीशन बनाया था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, 1926 में। इसके बाद इसी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के रिकमेंडेशन के बाद एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, एक रिसर्च सेंटर बनाया गया, जिसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक, ये कब बनाया गया? ये 16 जुलाई 1929 में। ठीक, यानी कि 1926 में क्या हुआ था? 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बना था, एक कमीशन बनाया गया एग्रीकल्चर का। किसके नेतृत्व में? ये लिनलिथ ग्रो के नेतृत्व में। उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लिनलिथ ग्रो। फिर 1926 में जब ये कमीशन बना, तो इसी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया, और इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर फिर 16 जुलाई 1929 को फिर अपना आईसीएआर, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, स्टेब्लिश हुआ था। तो पहले वो चीज ध्यान से समझ लेना, आईएआरआई का पूरा हिस्ट्री और फिर आईसीएआर की हिस्ट्री ध्यान से समझ लेना। दोनों को बिल्कुल मिक्स नहीं करना, यानी घमंजा कर दो, कंफ्यूज होने लग जाओ। तो 16 जुलाई 1929 को आईसीआर डे के रूप में इसको मनाया भी जाता है, 16 जुलाई 1929 को, क्योंकि इसी दिन आईसीएआर की स्थापना हुई थी। फिर बाद में जब भारत आजाद हुआ, तो जिस तरह से आईएआरआई में इंपीरियल को हटा के इंडियन कर दिया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी इंपीरियल जो शब्द था, इसको हटा के इंडियन कर दिया गया। तो जो पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हुआ करता था, ये आगे चलकर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसको कर दिया गया। फिर बाद में 1966 में आईसीआर वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज ए फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी, इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। फिर इसको बाद में क्या कर दिया गया? 1966 में इसको पूर्ण स्वायत्त निकाय बना दिया गया, बोलो तो एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया इसको। और पहली बार इसके डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए? डॉक्टर बीपी पाल बनाए गए। ठीक, कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, बोले तो फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आगे है द मैंडेट ऑफ आईसीआर। जो आईसीआर है, आईसीआर का काम क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव या फिर मैंडेट क्या है आईसीआर का? जैसे आईआरआई का मैंने बताया, तो आईसीएआर का क्या काम है? जो आईएआरआई है, उसका मेन काम रिसर्च का हुआ करता था, लेकिन बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी का जब इसको तमगा मिल गया, तो ये एजुकेशन और एक्सटेंशन का भी काम करने लगा। वैसे आईसीआर जो है, इसका क्या काम है? आईसीआर का सीधा सीधा काम है प्लान करना, प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना एजुकेशनल जितने इंस्टीट्यूट हैं, इसके साथ साथ रिसर्च करना, और इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और एलाइड साइंस। ध्यान से समझना, भारत में ढेर सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, और ढेर सारे रिसर्च सेंटर हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर हैं। पूरे भारत में लगभग 150-200 रिसर्च सेंटर हैं। तो हर रिसर्च सेंटर अलग अलग चीजों पर रिसर्च करता है। कोई रिसर्च सेंटर कोई फसल पे रिसर्च कर रहा है, कोई कोई रिसर्च सेंटर बकरी पे कर रहा है, कोई भेड़ पे कर रहा है, कोई गाय भैंस पे रिसर्च कर रहा है, कोई रिसर्च सेंटर टमाटर पे रिसर्च कर रहा है, कोई बनाना पे रिसर्च कर रहा है, कोई अ, धान पे रिसर्च कर रहा है, कोई गेहूं पे रिसर्च कर रहा है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग रिसर्च सेंटर अलग अलग चीजों के लिए डेडिकेटेड है, और वो अलग अलग अपना रिसर्च करते रहते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम होती थी, सबको एक साथ कैसे टैकल किया जाए, सबको एक साथ कैसे गवर्न कराया जाए, एक साथ सबको कैसे साधा जाए, ढेर सारे इंस्टीट्यूट थे। तो इन सभी इंस्टीट्यूट के ऊपर एक इंस्टीट्यूट बना दिया गया, आईसीएआर को। इसका सीधा सीधा काम होता है, ये एक प्लान बनाता है, उसी प्लान के आधार पर जितने रिसर्च सेंटर होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको प्लान दिया जाता है। एक कोऑर्डिनेशन का काम होता है, प्रमोट करने का काम होता है। कोई नई वेराइटी आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, तो वो प्रमोट करने का काम होता है। अगर किसी दूसरे रिसर्च सेंटर पे कोई अच्छी चीज का डेवलपमेंट हुआ है, तो वो और दूसरी जगह पर जाए, एक दूसरे के साथ मिलकर, जो 150-200 इंस्टीट्यूट हैं, ये जब एक साथ मिलकर अच्छे से काम करेंगे, तो जो हमारा रिसर्च है वो बहुत तेजी से हो पाएगा, और जो सूचनाएं हैं
और जो वृद्धि और विकास है, डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का, वो बहुत तेजी से हो पाएगा। तो इसी वजह से आईसीएआर को बनाया गया था। ये रिसर्च खुद भी रिसर्च करता है, और जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी ज्यादातर, तो ये सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं, ये आईसीआर के अंडर में ही आती हैं। आईसीआर ही यहाँ पर पढ़ाने का काम करवाता है। जो भी क्यूरिकुलम चलाया जाता है वो आईसीआर के आईसीएआर वाला जो क्यूरिकुलम होता है वही चलाया जाता है। बाकी जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर यूजीसी का जो करिकुलम होता है वो चलता है। लेकिन जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज होती हैं, यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है वो आईसीआर के जो करिकुलम होते हैं उसी को पढ़ाया जाता है। जैसे फिफ्थ डीन कमेटी, सिक्स्थ डीन कमेटी, इस तरीके का जो होता है वो चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। और एग्रीकल्चर में जो अच्छी चीजें डेवलप होती हैं तो उसको फिर आगे चलकर एक्सटेंशन का भी काम कराया जाता है, क्योंकि आईसीआर के अंडर में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि कृषि विज्ञान केंद्र होता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा होता है, पहले सबसे नीचे केवीके होता है, केवीके के ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी होती है, और यूनिवर्सिटी के ऊपर फिर हमारा आईसीएआर है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा रिसर्च है, एजुकेशन, रिसर्च, एक्सटेंशन और प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन, ये सभी चीजें आईसीआर एक तरीके से सभी चीजों को करता है। To act as a central source of research information related to agriculture allied sector through publication and technology transfer program। इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम भी करता है। अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो भी टेक्नोलॉजी बनती है वो टेक्नोलॉजी दूसरे इंस्टीट्यूट को, किसानों को, इन सभी जगह पर ट्रांसफर कराया जाता है, जिससे कि किसान जो है वो खेती करने का जो अपना तरीका है उसको मॉडर्नाइज कर सकें और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन ला सकें। इसके साथ-साथ कृषि और संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण, ये सभी मैंने आप लोगों को बताया कि एजुकेशन करना, रिसर्च और ट्रेनिंग देना, ये सभी चीजें होती हैं। इसके साथ-साथ टू एड्रेस ब्रॉडर इशू, जैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीएसआईआर और बीएआरसी, ये कुछ अलग-अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ कोलैबोरेट करके, इनके साथ सामंजस्य बनाकर कृषि में अच्छे से अच्छा किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके। हमारे जो बड़े-बड़े इश्यूज हैं, जैसे इरिगेशन की जो हमारे पास समस्या है, या और डिफरेंट डिफरेंट चीजों की जो समस्याएं हैं, उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो खाद्यान्न संरक्षण की जो चीजें हैं, उसको किस तरीके से मॉडर्नाइज किया जाए, जिससे हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है उसको हम कम से कम कर पाए। ये सभी चीजें करना आईसीआर का काम होता है। टू डू ऑल अदर थिंग नेसेसरी टू अचीव द सोसाइटीज ऑफ, और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी किसान है उनके वेलफेयर के लिए कोई भी और अलग से काम है, ये सभी चीजें आईसीएआर करता है। किसके देख रेख में ये चीजें होती हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी होती है, उसी के अंडर में ये सभी चीजें की जाती हैं। हायर हायर एजुकेशन की बात करते हैं हम। इंडिया में हायर एजुकेशन एग्रीकल्चर में कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था? तो 1901 से 1905 के बीच में, यानी कि इन 5 सालों के अंदर अंदर भारत में 6 एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए गए थे। कौन कौन से? एक एग्रीकल्चर कॉलेज पुणे में था, कानपुर में था, सबौर में, नागपुर में, लॉयलपुर जो कि अब पाकिस्तान में है, और कोयम्बटूर में। कुल मिला के ये 6 जो एग्रीकल्चरल कॉलेज थे, ये स्टार्टिंग में बनाए गए थे 1901 में। 1901 से 1905 में पूरे भारत में अलग अलग जोन में, जैसे कानपुर में, पुणे में, सबौर में, नागपुर में, लॉयलपुर और कोयम्बटूर, इन सब जगह पर बनाया गया था। जहां से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अपना सीएस से, वहां पर भी ये पहली बार खुला था। जो कि हमारा जो सीएससी है, ये बाद में चलकर इसका नाम चेंज हो गया। उस समय ये एग्रीकल्चरल कॉलेज हुआ करता था जहां पर एग्रीकल्चर की डिग्री दी जाती थी। तो ये हमारा जो कानपुर था, वो 1901 से 1905 के बीच में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो पूरे भारत में 6 एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए गए थे, जिससे कि एग्रीकल्चर जो है उसको एजुकेट किया जा सके, एक ऐसे लोगों का समूह बनाया जा सके जिनको एग्रीकल्चर के बारे में अच्छा सा नॉलेज है, जो किसानों को बता पाए और इसके साथ साथ आगे चलकर रिसर्च करने वाला काम भी कर पाए। इसके बाद फिर 1960 में एक एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो सबसे पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी पूरे भारत में। वो थी पंतनगर में, उत्तराखंड में बनाई गई थी, जिसका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ये बनाया गया था। इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर
एस राधाकृष्णन हुआ करते थे, इन्हीं की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। टुडे इंडिया हैज न्यूमरस स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और डीम्ड यूनिवर्सिटी। भारत में इस समय ढेर सारी तरीके की हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी? गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर में सबसे पहली बार बनाया गया था। वो पंतनगर यूनिवर्सिटी थी, उसको सबसे पहली बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया था। वो कब बना था? 1960 में बना था। आगे हम बात करते हैं मेजर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर। भारत में और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में कौन कौन से ऐसे मेजर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के रिसर्च सेंटर है? जैसे सबसे पहला तो हमारा है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मनीला फिलीपींस में है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो फोकस होता है वो राइस पर रिसर्च करना इसका फोकस होता है। स्टार्टिंग में जो ग्रेन रेवोल्यूशन हुआ था गेहूं और चावल में, तो गेहूं और चावल में जो चावल की वेराइटी थी, एक TN1 जो वेराइटी थी, उसको IRRI से ही निकाला गया था। इसके बाद IR8 एक वेराइटी थी, इसको भी IRRI से ही निकाला गया था। फिर एक अगला हमारा जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो है सिमिट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, यानी कि मक्का और गेहूं पर अनुसंधान करने के लिए 1966 में सीमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सीमेंट को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं केंद्रीय सुधार केंद्र इसको कहा जाता है। 1966 में मेक्सिको में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम जो था वो मक्का और गेहूं पर शोध करना था। ये मक्का और गेहूं पर शोध करता था। आगे बात करते हैं रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर 1965 से लेके 1966 के आसपास में, क्योंकि जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि धान की कुछ वैरायटी जैसे IR8 है, TN1 है, ये कुछ वैरायटी डेवलप हो चुकी थी। फिर वो वैरायटी भारत में आई, फिर भारत में फिर जया और मिरेकल राइस के रूप में जाना जाता है इसको। इस तरीके से भारत में अलग अलग वैरायटी डेवलप करी गई धान की, गेहूं की वैरायटी भी डेवलप करी गई। तो ये सब चीजें 1960 से 65 के दशक में ये सब चीजें हो गई। अब वैरायटी डेवलप हो गई, किसानों के पास भेज दिया गया इन वैरायटी। फिर 1965 से लेके 66 का वो समय हुआ करता था जिस समय भारत में गेहूं और चावल का जो उत्पादन था उसमें बहुत भारी वृद्धि हुई, एकाएक वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि हमने फर्टिलाइजर का उपयोग करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ हमने अच्छी अच्छी वेराइटीज का डेवलपमेंट किया जो कि हाई यील्डिंग वेराइटी थी, जिनसे कि हमारा जो यील्ड है वो एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्टमेंट हो गया, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। कब स्टार्ट हुआ था? 1965-66 के दशक में हुआ। फिर इसके बाद अलग अलग जो एग्रीकल्चर के सेक्टर हैं उसमें अलग अलग रेवोल्यूशन आया, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हमारा जो श्वेत क्रांति है जो कि दूध उत्पादन से है, इसमें ऑपरेशन फ्लड नाम से इसको चला के दूध उत्पादन को बढ़ाया गया था। फिर हमारा नीली क्रांति है जो कि मछली पालन से संबंधित है। गोल क्रांति जो हमारी आलू से संबंधित है। उसके बाद रजत क्रांति है, यानी कि जिसको हम सिल्वर रेवोल्यूशन बोलते हैं, ये हमारा अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है। ब्राउन रेवोल्यूशन जिसको भूरी क्रांति बोलते हैं, ये हमारा फर्टिलाइजर और बायोमास के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके का रेवोल्यूशन होता गया। जैसे हमारा एक गोल्डन रेवोल्यूशन है, फिर रेनबो रेवोल्यूशन है, एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, अलग अलग तरीके के रेवोल्यूशन आते गए। इनको मैं आप लोगों को आगे फिर पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे भारत में स्टार्ट होनी शुरू हो गई। बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा भूल गया। इसको मैंने जहां से उठाया था वो पुराना ही डाटा रह गया, तो आप लोग इसका टेंशन नहीं लो, इसको आप याद नहीं करो। इसको मैं आगे आप लोगों को पढ़ा दूंगा। वैसे जो पहले 22% था वो इस समय लगभग 14% या 17% के समथिंग है। इस समय मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 14 या 17% के आसपास है GDP में योगदान। तो इसको आप अभी फिलहाल के लिए छोड़ ही दो। इसको मैं आप लोगों को किसी अगले लेक्चर में जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से पढ़ा दूंगा। अब हम बात करते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यानी कि बेसिकली ये है तो एक रिसर्च सेंटर। ठीक, ये बेसिकली रिसर्च सेंटर है जो कि रिसर्च करते हैं, लेकिन इनको यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया है, इसलिए इनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये बेसिकली है एक रिसर्च सेंटर, लेकिन ये यूनिवर्सिटी वाला भी काम करते हैं। बोले तो ये पढ़ाने का भी और एक्सटेंशन का भी काम करते हैं। तो इस वजह से इनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जैसे जो हमारा IARI है, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पूसा नई दिल्ली में है, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश में है, IVRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट,
करनाल हरियाणा में है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन जो कि हमारा मुंबई महाराष्ट्र में है। IIA इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो कि अब प्रयागराज हो गया। तो ये कुछ हैं जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, मतलब इनको यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। ये यूनिवर्सिटी नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर देखो सब रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन इनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। आगे है हमारा मेजर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में कितने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उसमें जो कुछ मेजर हैं उनके बारे में बात करें। जैसे हमारा एक है CARI सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर राजस्थान में, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान। CIAE केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, जिसको हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल मध्य प्रदेश में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर जो कि बीकानेर राजस्थान में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर महाराष्ट्र में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको याद कैसे करोगे, ध्यान से समझना। इसमें एक तो आप फुल फॉर्म याद कर लेना। फुल फॉर्म कैसे याद करोगे, इसको आप बार बार पढ़ोगे। ध्यान से समझना, कभी आप इसको नहीं पढ़ो, इसको छोड़ दो। आप क्या करो, इस चीज को पढ़ो यहां से लेके यहां तक। जैसे मैंने कैसे पढ़ा, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ज्यादातर ये पूछा जाता है कि है कहाँ पर, और अगर आपने बार बार इसको पढ़ रखा है तो अगर फुल फॉर्म आ गया तो आप ऑप्शन में से देख के लगा जाओगे कि हाँ ये ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका एग्रीकल्चरल रिसर्च करने का वो पोर्ट ब्लेयर में है। एरिड जोन बोले तो जो शुष्क क्षेत्रों में खेती कैसे करें, इसके लिए जोधपुर राजस्थान में सेंटर है। और एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग का कैसे इस्तेमाल किया जाए, अलग अलग जो हमारे पास इंजीनियरिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं टिलेज के और स्प्रे करने के या और इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने के लिए जो हमारे पास टूल बनते हैं, वो भोपाल मध्य प्रदेश पे इस पर रिसर्च होता है। एरिड जो शुष्क हमारा बागवानी है उसके लिए बीकानेर में है। इसके साथ साथ कॉटन महाराष्ट्र में है। पोस्ट हार्वेस्ट के लिए हमारा लुधियाना पंजाब में है। कॉटन पे रिसर्च करने के लिए मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ध्यान से समझना, एक नागपुर महाराष्ट्र में है, एक मुंबई महाराष्ट्र में है। तो नागपुर महाराष्ट्र में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च है, और यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, मुंबई में है, और रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है। तो ये चीज ध्यान रखना, कुछ चीजें इसमें जो है वो कंफ्यूजिंग है। आगे है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, जिसको हम केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर जम्मू कश्मीर। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा केसरगढ़ केरला में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर शिमला में है, जो कि हम कुफरी कहते हैं। कुफरी एक जगह है शिमला हिमाचल प्रदेश में, वहां पर है। अगला है हमारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा है वो कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है। अगला है हमारा सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमंड्री आंध्र प्रदेश में है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम केरला में है। सेंट्रल एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, ये हमारा नई दिल्ली में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमारा झांसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये हमारा बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके साथ साथ फिर हमारे मेजर एग्रीकल्चर जो और इंस्टीट्यूट हैं वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ये हमारा फिर कोझिकोड केरला में है, कोझिकोड में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ साथ हमारा एक SBI या शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कोयम्बटूर कर्नाटका में है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा झांसी और रांची झारखंड में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जिसको IIVR बोलते हैं, ये हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इंटर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी ये हमारा कहाँ है, ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये SBI के बारे में बोल रहा था मैं, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सॉरी, कोयम्बटूर में मैंने कर्नाटका बोल दिया था, तो तमिलनाडु में है।
आगे है हमारा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हमारा है। आगे हम बात करते हैं तो हमारा आगे है सेंट्रल एवियन, जिसको हम बर्ड, एक तरीके का एवियन जो होता है ये एवियन जिसको हम बर्ड बोलते हैं, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान जो संस्थान है वो हमारा कहाँ है, वो हमारा इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा है सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है, ये बैरकपुर में है हमारा। बैरकपुर कहाँ पड़ता है, बैरकपुर हमारा पड़ता है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। आगे बात करते हैं हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर, चेन्नई तमिलनाडु में है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय खारा जल जीव पालन, यानी कि खारे पानी में किस तरीके से हम एक्वाकल्चर कर सकते हैं, या मछली पालन, झींगा पालन, इस तरीके का जो पालन है वो हम खारे पानी में किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखते हैं, इस पर रिसर्च होता है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, ये कोची केरला में है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो हमारा है वो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ध्यान से समझना, एक तो एक्वाकल्चर होता है, एक फिशरीज होता है। फिशरीज में हम केवल मछली पालन का अध्ययन करते हैं, जबकि एक्वाकल्चर में हम झींगा पालन, सीप का पालन, जो सीप होता है मोती, उसकी खेती करना, और इसके साथ साथ मछली पालन, ये सभी चीजें आती है। मतलब पानी में जो भी चीजें हम करते हैं वो सभी एक्वाकल्चर के अंतर्गत ही आता है। तो एक्वाकल्चर एक ब्रॉड टर्म है, इसी के अंदर हमारा फिशरीज आता है। आगे है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। बफेलो पे रिसर्च करने के लिए हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। ये कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, जो कि हमारा कहाँ है, मखदूम उत्तर प्रदेश, ये गोट पे रिसर्च करता है। मखदूम ये हमारा मथुरा में है। सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरला में है। सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंबिका नगर राजस्थान में है। इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके बाद हमारे कुछ हैं नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारा एक है नार्म, जिसको हम कहते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, जो कि हैदराबाद में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा देहरादून में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया, जो कि अलीपुर सीरिया में है। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा हैदराबाद में है। इसके बाद हमारा है पोटैटो ब्रीडिंग एंड सर्टिफिकेशन स्टेशन कुफरी शिमला में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरू प्रजनन और प्रमाणीकरण स्टेशन कुफरी शिमला, ये कहाँ पर है, हमारा कुफरी शिमला में है। अगला है हमारा राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, जिसको हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज बोलते हैं, ये हमारा कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ये करनाल हरियाणा में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये हमारा लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमारा कहाँ पर है, मऊ में है, मऊ उत्तर प्रदेश में है। तो आपका जो लेक्चर था वो खत्म हुआ। इसका जो पीडीएफ है, आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उस टेलीग्राम के लिंक पर जाओगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। और एक बहुत हम्बल से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये एफर्ट मेरा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए। हमारा जो पेड कोर्स है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स है, बहुत ही अच्छे तरीके का मैंने कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम प्राइस में मैंने बना रखा है। मेरी गारंटी है इसको पढ़ लेने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप उसको खरीदना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को आप देखो। इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि इस जो कोर्स है, कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैसे परचेज करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।